बिल्कुल ऐसे जैसे अभी आप तैयार हो रहे थे स्क्रीन पर आने के लिए, ऐसे ही मुआहिदा बिल्कुल तैयार है सबके सामने आने के लिए। मगर मैं तो तैयार होके आ गया हूँ ना, मुआहिदा कहाँ है? मुआहिदा भी जल्द सामने आ जाएगा, उसकी थोड़ी बहुत बातें तो आपके सामने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रख ही दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप हस्ब मामूल ठुकरा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनमें हक़ाइक़ नहीं हैं और जो असल मुआहिदा है उसके जो निकात हैं वो कुछ और हैं। एनीवेज़ हमें इसका पता यूँ चला कि मुआहिदे के हम करीब हैं जब हमारे वज़ीर आज़म ने बताया। प्रेसिडेंट ट्रंप तो रोज़ कह रहे थे, लेकिन जब ईरानियंस कहें या हमारे वज़ीर आज़म बताएं तो शायद तब हमें यकीन कर ही लेना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म ने 2 ट्वीट्स किए आगे पीछे यके बाद दीगरे, और उन्होंने ये कहा कि इतना हम मुआहिदे के कभी पहले करीब नहीं थे जितने अब हैं। और पहले ये कहा पहले ये कहा, और उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान इस पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। और फिर डिजिटल सिग्नेचर्स की भी बात हुई मुआहिदे पर जो हो गया। और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बताया कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल बनफ्स नफीस मुआहिदे के लिए साइन के लिए वहाँ मौजूद भी होंगे, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो यूरोप में हो या जहाँ भी। तो 2 ट्वीट्स हमारे वज़ीर आज़म ने किए, फिर अब्बास अरागची साहब ने भी उसकी तस्दीक करते हुए कहा कि MOU के हम करीब पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बारे में बहुत पुरजोश थे और कल उनकी सालगिरह भी है। सो ऐसे लग रहा है कि अब हम वो होने वाला है जिसका एक अरसे से इंतज़ार था। इफ्स एंड बट्स अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन आपके ख्याल में इसमें मुमकिना तौर पर क्या क्या होगा, कब तक होगा, और क्या आप देख रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों में इस पर पेशरफ्त साइन होते हुए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा था कि बड़े करीब है जी, अब ये कहा कि कल हो जाएंगे। 24 आवर्स 24 घंटे से मतलब कल हो गए ना जी। उनका यही कहना है। उधर से ईरान की तरफ से उन्होंने अपनी फॉरेन ऑफिस ने या फॉरेन ऑफिस ने ही कहा है, उनके स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, उन्होंने लीक की है बात जी। उन्होंने जो खबर अभी आई है वो ये आई है कि वो नाम तो नहीं लिया उन्होंने शहबाज साहब का, मगर उन्होंने ये कहा कि ये जो खबरें हैं कि कल हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं कल, ये आगे भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है ये। अच्छा। हाँ, पहले उन्होंने ये कहा था कि जल्दी हो जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट आया है वो जो मैंने देखा है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि कल हो, आगे भी हो सकता है। ये लेटेस्ट है मेरे पास इस वक्त। अच्छा, तो अब शहबाज साहब ने तो पक्की बात कर दी, उन्होंने थोड़ी कच्ची बात की है। मैं समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा वज़न है। उसकी वजह यह है कि साइन तो उन्होंने करने हैं ना, फैसले तो उन्होंने करने हैं ईरानियंस ने। हाँ, और यहाँ तो आपने देखा कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ हमारे ज़रिए एग्री करती हैं, फिर भाग जाती हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो ये नहीं कहा, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ चल रही है। तो मेरा क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये साइन हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कल हो या परसों हो, ये हो जाएंगे। एक वीक नहीं, इतना अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इतनी बात छोड़ देना। अब वो कह रहे हैं कल हो जाएंगे, वो कहता है कल नहीं शायद परसों हो जाए, तो या तो हो जाएंगे ना 1-2 दिन में। मगर ये जो कहना है कि कल हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल वर्ड है। दिस इज़ ऑल आई एम सेइंग। ओके, पहली बात। सो इन अदर वर्ड्स के मेजर इशू सेटल हो गए। ओके ओके, सो दैट्स अंडरस्टूड। मगर जो इसमें जो ट्विस्ट दी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप इसको ऐसे पेश करना चाह रहा है जैसे कि वो जीत गया है, और ईरानियंस ऐसे पेश करना चाह रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया और वो जीत गए जी। तो यहाँ इसके अंदर जो कशमकश चल रही है, उसके अंदर जो इश्यूज बन रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं समझता हूँ जो ईरान वाले जो कह रहे हैं वो उसी तरीके के साथ उसको हैंडल करेंगे। अच्छा। जैसे ईरान कह रहा है, ऐसे नहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। क्यों ईरान की बात जो है उससे ज़्यादा वज़न है और डोनाल्ड ट्रंप की बात में वज़न नहीं है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहता है जल्दी से जल्दी हो गई है। अच्छा। वो क्या, उसको तकलीफ़ हो रही है बड़ी सख्त, उसकी रेटिंग्स गिर रही हैं, इसराइल की रेटिंग्स गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, तेल की कीमत स्टेबलाइज नहीं हो रही, बड़े मसले बने हुए हैं। आगे मिड टर्म्स आ रहे हैं, सारा अमेरिका उसकी तनकीद कर रहा है वगैरह वगैरह। ईरान को इस बात की समझ आ गई। अच्छा। ईरान समझता है कि हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, अब हमें एक बम मारते हैं हम 1.5 मार देते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और हमें समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग नहीं करना चाहता। अच्छा, ठीक। तो इसलिए ईरान जो है वो खींच रहा है, वो समझता है टाइम उसके साथ है, उसके पास है। तो दिस इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेगोशिएशंस। अगर एक पार्टी को पता हो ना कि हमारे पास टाइम है, खींच सकते हैं जी, नुकसान नहीं होगा। दूसरी साइड को पता है कि यार जितनी देर लगी हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो कमज़ोर होता है। एक डेस्परेट है और दूसरा इस वक्त कमांडिंग पोजीशन। सो आई थिंक ईरान जो कह रहा है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए हमें, ये नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अच्छा। तो अब ईरान क्या कह रहा है? अरीजी साहब जो हैं, उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है एक दिन पहले,
जिसपे उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बातें हो रही हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं, बड़ी लीक्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है कि ये माहदे के अंदर है क्या क्या नहीं है। उन्होंने अपने लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया, पहली दफ़ा बड़े क्लियर कट किया है। अच्छा, वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये अग्री हो गया है कि सारे जंग के जो महाज हैं वहाँ जंग ख़त्म हो जाएगी जी। उस पर वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ, और वहाँ से इनखिलाफ भी उन्होंने मांगा है, इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ, ये तो वही बात हो गई पहले वाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि इजराइल तैयार नहीं है अभी करने के लिए जी। अमेरिका इजराइल को कह रहा है कि मानो बात, हाँ। मगर इजराइल का कोई पता नहीं है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो मैं आगे इसके बाद में डिस्कस करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि जी अग्री करेंगे दोनों साइड्स कि सब महाज जो है जंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि दोनों ये कहेंगे कि हम कोई नई जंग नहीं शुरू करेंगे, ना ही धमकियाँ देंगे एक दूसरे को, ठीक, ये भी ये मुआहदा में लिखा जाएगा। सारी जगह पे जंग ख़त्म, ऑल फ्रंट्स, और कोई नई धमकियाँ नहीं होंगी, नई थ्रेट्स नहीं होंगी। ठीक। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका की जो नेवल ब्लॉकेड है वो डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करेगा, वो ख़त्म करेगा जी, क्योंकि उन्होंने भी नेवल ब्लॉकेड की हुई है ना, जिसमें ईरान की जो जहाज़ है जो ईरान के तेल ले जा रहे हैं उनको वो रोकते हैं। अगली बात कि इस मुआहदे के अंदर तय नहीं होगा मगर लिखा जाएगा कि कुछ इश्यूज़ हैं, जिसका मैं भी जिक्र करता हूँ, ये अगले 60 दिन के अंदर इनके ऊपर गुफ्तगू होगी, नेगोशिएशन होंगे और इन पे हम कुछ ना कुछ तय पाएंगे। अच्छा। मगर अभी सिर्फ इशारा इतना है कि ये इश्यूज़ हैं जो आगे 60 दिन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। उसमें दो बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो दो होंगी। एक ये कि ईरान के जो असासे हैं जो अमेरिका के अंदर फ्रीज़ हुए हुए हैं या कतर में फ्रीज़ हुए हुए हैं या जहाँ भी फ्रीज़ हुए हुए हैं, वो कैसे, किस स्टेजेस पे कैसे वो रिलीज़ किए जाएंगे, ये अभी इसके ऊपर कुछ सिर्फ इतना है कि हाँ अगले 60 दिन के अंदर हम ये तय करेंगे कैसे कैसे रिलीज़ करने हों। इसके ऊपर डिस्कशन आगे होगी। इस जिक्र आ गया कि ये एक इशू है जिसके अंदर 60 दिन के अंदर अंदर हम तय करेंगे। दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो खोल देंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी, मगर अगले 60 दिन के अंदर ये तय पाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसकी जो मलकियत है वो किसकी होगी, जिसके ईरान ने बड़े वाज़े तौर पे इस पर लिख दिया है कि ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो ओमान और ईरान मिल के वहाँ कोई ना कोई फ़ीस ज़रूर चार्ज करेंगे। ये उनकी खुद मुख्तारी है, ये उनकी खुद मुख्तारी है। क्या फीस होगी, कैसे होगी, कब लागू होगी, किसके ऊपर लागू होगी, ये उन 60 दिन के अंदर तय होगा। मगर तय अभी हो गई ये इसमें है कि ये जो है ईरान और ओमान के ये और ये कोई ना कोई फीस ज़रूर चार्ज करेंगे, वो बात की बात है, मगर करेंगे ज़रूर, ये तय कर दिया उसने। अच्छा, अब अगली बात आई कि ये तो हो गया एक फ्रेमवर्क, ठीक, फ्रेमवर्क के मतलब है इस फ्रेमवर्क के ढांचे के अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, फिर ये वो कहता है कि न्यूक्लियर इशू भी जो है वो भी अगले 60 दिन में तय होगा। उस न्यूक्लियर इशू के अंदर क्या चीज़ें तय होंगी, ईरान ये तो कह देगा अभी कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये अभी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा इसके अंदर कि ईरान ने वादा किया कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। मगर जहाँ तक उसका यूरेनियम का मसला है, इंस्पेक्शंस का मसला है, कहाँ रहेगा, कहाँ कैसे डिसमेंटल होगा, क्या होगा उसके साथ, वो सारी बातें अगले 60 दिन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक होगी। अच्छा, अब आइए और ये जो सारी कंसल्टेशंस होंगी गल्फ़ स्टेट्स के साथ, जब ये ईरान और ओमान बैठ के बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, तो वहाँ अपने बाकी भी जो गल्फ़ के जो किंगडम्स हैं उनके साथ वो बात करेंगे। तो ये मोटी मोटी इस MOU के अंदर ये बात होगी। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे यही कह रहा है कि हम तो एक धेला नहीं दे रहे, तो जाहिर है इसमें तो यही है कि ये धेले वाली बात जो है, कितना लेना है कितना देना है, तय तो हो गया कि देना है, मगर कितना देना है और कब देना है वो बाद में होगा जिसका, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अच्छा, ठीक। तो इसी तरीके के साथ न्यूक्लियर के इशू के ऊपर भी कि मान लिया है कि वो जो 60% यूरेनियम है उसके बारे में क्या होगा जी, ये तो तस्लीम कर लिया ना कि कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इसको मशरूत नहीं किया सीज़ फायर के साथ के पहले सीज़ फायर होगा तो ही मामलात के ऊपर बात होगी, आगे बढ़ेगी। बासर आगची साहब ने इसको MOU तो मतलब ही है ना सीज़ फायर हो गया आयशा,
सीज फायर होगा तो आगे, ओके। नहीं नहीं, साइन होगा तो सीज फायर हो गया सीज फायर होगा, लेकिन इसराइल का आपने कहा कि कभी वो अब मैं आता हूँ। हाँ। उस ये जो इशू है ना, ये टेढ़ा इशू है जो इसराइल का है, क्योंकि इसराइल जो है उसने उसके अपने मकासद पूरे नहीं हुए, फेल हो गया वो। लेबनान में वो पहुंच गया अंदर, उसे पता था कि जब ये सेटलमेंट होगी तो उससे पहले पहले जो हमने करना है वो हम कर लें, बिकॉज उसके बाद हम नहीं कुछ कर सकेंगे। इसलिए उसने वहाँ जाके ज़मीन के ऊपर कब्ज़े कर लिए हैं और बमबारी की है, और जितना भी नुकसान पहुंचा सकता था हिजबुल्लाह को उसने पहुंचाया। अब ये है कि इस मुआहदे के बाद अमेरिका इसराइल के ऊपर पाबंदी लगाएगा कि अब आप जंग नहीं करेंगे। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है जी, दो, कि क्या होगा जहाँ जो ज़मीन उन्होंने ले ली है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये बिल्कुल रशिया और यूक्रेन का मामला है। तो इसलिए आयशा इसमें ये नहीं अमेरिका ने बात आने दी कि वो पीछे विड्रॉ करेंगे। अच्छा, ईरान कह सकता था इस मुआहदे के अंदर कि अभी अग्री करें कि इसराइल विड्रॉ करेगा। हाँ, लेकिन इसमें है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि लबनान में जंग के खात्मे का मतलब कब्जा शुदा इलाकों से इसराइली इनखला है। मगर वो डिस्कस होगा फ्रेमवर्क के अंदर, ओके अभी नहीं होगा। ओके, अभी तो सिर्फ मौक़िफ़ है ना, ये सीज फायर है यानी अभी सीज फायर है, आगे जंग खत्म होने का। अच्छा, तो ये बातें आगे होंगी, ठीक है। अब आगे होंगी वो तो फिर देखा जाएगा ना। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे कमज़ोर पार्ट इस मुआहदे का वही है कि इसराइल को कैसे अमेरिका कंट्रोल करेगा, इसराइल की कैसे अमेरिका गारंटी देगा। अच्छा, बाकी सब गारंटियाँ तो मिल जाती हैं, मगर इसराइल को कैसे रोकेगा। कल को इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कि जी हमारे ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अभी तक यही बहाना बनाते हैं और हमेशा यही करते इन्वेजन हैं, के लिए। तो फिर क्या होगा, फिर इस मुआहदे का क्या होगा। फिर जो ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि सारी जगह पे सीज फायर होगी, वो तो टूट जाएगी सीज फायर वहाँ, फिर क्या होगा। तो ये गंद पड़ सकता है किसी न किसी स्टेज पे, और इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि इस मुआहदे को नॉकआउट किया जाए और जंग जारी रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर रहे कि वो ईरान के ऊपर और जंग करे और ये मुआहदा टूटे। ये सबसे कमज़ोर पार्ट है इसराइल वाला और लेबनान वाला। ओके, अच्छा सिट साहब, एक अरसे से जो प्रेसिडेंट ट्रंप दावा करते रहे कि हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ऐसा क्या संग मील नज़र आया कि उन्होंने ये वाला ट्वीट कर दिया, और उसके बाद ये निकात भी सामने आए जिनके बारे में बास रागची कहते हैं कि इनमें भी तब्दीली अभी मुमकिन है। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया, किसके इशारे पर? मेरा ख्याल है कि बात तो हो गई है सारी, इसीलिए शहबाज साहब ने ट्वीट कर दिया। 99% तय हो गया, और एक आध कोई छोटी मोटी लफ्ज़ों के ऊपर घेराफेरी हो रही होगी, मगर इशू ये नहीं है कि तय नहीं हुआ, तय हो गया सब कुछ। इशू ये है कि उसको बिल्ड कैसे करना है, उसको पब्लिक के अंदर कैसे सेल करना है, ईरान ने कैसे बेचना है अपनी आवाम के लिए, और उन्होंने कैसे बेचना है अपनी आवाम। तो लफ्ज़ों के ऊपर, एसेंस के ऊपर क्या वो तो तय हो गया, मगर जो लफ्ज़ के ऊपर क्या, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, उसके ऊपर शायद अभी भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती हों। तो इसलिए मेरा ख्याल है 99% तो हो ही गया है, और हो भी जाएगा, बिकॉज अब दोनों के इंटरेस्ट में है कि इसको अब किया जाए। मगर अगर इंसिस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उसका मौक़िफ़ लिया जाए और ईरान कहता नहीं, तो फिर डिले हो सकती है। अच्छा, मगर आई थिंक पाकिस्तान तो ये चाहता है जल्दी से जल्दी हो ये, इसीलिए शहबाज साहब ने मेरा ख्याल है ट्वीट भी कर दी है, क्योंकि दोनों की तरफ से उनको ओके मिल गया कि हाँ ठीक है। हाँ, अब दोनों जो है मैं कह रहा हूँ, दोनों ने शहबाज साहब को कह दिया ठीक है, हो गया, डन हो गया, आखिरी ड्राफ्ट जो है एक्सेप्टेबल। मगर जब पब्लिक में ये बयान देते हैं तो वहाँ प्रेशर आ जाता है, हाँ गड़बड़ कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान भी करता है और उधर अमेरिका भी करता है। अच्छा, इसलिए ये जो है ना कि जी शायद अब ईरान कहता है ये कैसे हो गया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा है कल साइन होगा, तो हम बताएंगे कल, हम तय करेंगे। हाँ, तो ये मतलब ये छोटी मोटी ये पॉलिटिक्स है। सो आई थिंक शहबाज साहब भी चाहते हैं कि जल्दी से हो और हमारा नाम लगे इस्लामाबाद अकॉर्ड, ठीक, जिसके बाद आई एम श्योर यू हैव अ क्वेश्चन कि इस्लामाबाद में तो हो नहीं रहा, तो इस्लामाबाद तो वहाँ कैसे नाम होगा। इसको नाम तो बास रागची साहब ने भी यही कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद का है ये। अच्छा, तो है तो इस्लामाबाद का, हाँ। मगर ये नए जो लेटेस्ट ये आ रही, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिनीवा में होगा जी, यूरोप में कहीं भी। तो पहले वो जो बात हो रही थी सारे इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद फिर लॉकडाउन हो जाएगा, यहाँ बैठे पहला राउंड जो यही हुआ, हाँ 60 दिन के लिए बैठे रहेंगे तो तबाही हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है यही तय हुआ कि नहीं इस्लामाबाद के नहीं जिनीवा में। मगर अब ईरान ने ये बात कर दी है कि नहीं जिनीवा भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, हम डिजिटली साइन करेंगे। इससे क्या मुराद है, ये टर्म नहीं है, इसके क्या? नहीं है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, डिजिटली ये है कि आजकल सूरत हाल ये है कि
एक नई ऐप है जी, वो तो हम करते ही हैं यूज़। तो वो वही ऐप इस्तेमाल होगी कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप डिजिटली साइन करेंगे उधर, यहाँ से हम डिजिटली साइन करेंगे और दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा, सो दिस इज नाउ एक्सेप्टेड इन लीगल ओके, टर्म्स ये कि मॉडर्नाइजेशन है। हाँ, ये मुआहदों की। मॉडर्नाइजेशन है कि ऐप के ज़रिए आप साइन भी कर सकते हैं। अच्छा। बैंक्स भी एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ ये हो गया है। तो ये आई थिंक दे विल डू इट डिजिटली। अच्छा। बिकॉज देखिए ना, ईरान नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसी जगह पे जाए जो कि वेस्टर्न हो, खा वो न्यूट्रल है जिनीवा, नॉट नेटो बट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। जी। तो आई थिंक ईरान यही चाहेगा कि डिजिटली हो जाए तो बेहतर है। मगर ये अभी शायद ओपन ही है कि जिनीवा में होगा कि नहीं। इशू ये है कि अगर डिजिटली साइन होना है या कहीं और होना है तो फिर उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? अभी तक हम तो ये कह रहे हैं ना कि इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होना चाहिए। अब्बास अरागची भी यही कह रहे हैं अपने ट्वीट में। अच्छा, इस्लामाबाद बट MOU। हाँ, मगर बात यह है कि बहुत से लोग पहले सवाल ये कर रहे थे कि अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड है तो जिनीवा में साइन हो रहा साइन है, क्यों हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं हो रहा? नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड है और वहाँ क्यों हो रहा है? तो ये तो गड़बड़ हो रही है। ऐसी बात नहीं है। तारीख़ के अंदर बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ नेगोशिएशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वहीं बैठ के सिग्नेचर्स भी हों। और इसके मोटी मोटी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, ओस्लो अकॉर्ड्स थे PLO के दरमियान और इजराइल एंड अमेरिका के दरमियान। ये नॉर्वे के अंदर इसके ऊपर डिस्कशंस हुई थी 1993 में। अच्छा। ये जो है ये अग्री हुआ, मगर इसकी जो साइनिंग जो थी वो वाइट हाउस में हुई थी, वाशिंगटन में। तो साइन जाके वहाँ हुए, नाम उनका अभी भी ओस्लो अकॉर्ड्स। इसी तरीके के साथ क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत बड़ा माहदा हुआ था 2015 में। वो उसके सारे नेगोशिएशंस पेरिस में हुए थे। अच्छा। तो मगर साइनिंग जो थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी, तो UN, उसको पेरिस अकॉर्ड्स कहते हैं। जी जी। तो नाम तो पेरिस का है मगर साइनिंग UN में हुई थी। तो इस तरीके के साथ और भी केसेस हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है कि जहाँ नेगोशिएशंस हों वहीं उसी जगह का नाम लिया जाता है जहाँ साइनिंग की होगा उसी जगह पे। अब तो खैर वैसे भी जिनीवा शीवा नहीं जाना, अगर इन्होंने डिजिटली करना तो कोई भी नाम रख सकते हैं। अब पाकिस्तान का नाम इसलिए क्योंकि जहाँ नेगोशिएशंस होते हैं उसकी अहमियत होती है और उसी तरीके से उसको याद किया जाता है और उसी तरीके के साथ होस्ट कंट्री को ऑनर किया जाता है। राइट। उनका रोल जो है उसको उसके ऊपर तस्लीम किया जाता है रोल को, और उनको उसकी शोहरत भी होती है। तो इनका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड ही होगा, मगर हो सकता है ये डिजिटली साइन हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके। और अगर ये साइन हो जाता है डिजिटली तो जमानत क्या होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी पासदारी करेंगे? अब बात यह है कि ये 60 दिन के जो नेगोशिएशंस है ये कहाँ होंगे? हाँ। अगले जी। ये तो साइन तो हो गया ना डिजिटली, तो अगले जो नेगोशिएशंस है वो कहाँ होंगे? अब 60 दिन के लिए वो फिर पाकिस्तान आएंगे, कतर जाएंगे या वो चले जाएंगे जिनीवा। ये अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि ये भी क्या फ़ैसला हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई कि 60 दिन के अंदर कहाँ बैठ के इन्होंने नेगोशिएशंस बाकी मामला तय करने। और मुझे लगता है ऐसे है कि क्योंकि उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स चलेंगी, आना जाना ये रहेगा सब कुछ, तो और वो डिजिटली हो नहीं सकता, वो तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। पहले जो लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई हैं वो तो आपको पता है ओमान में हुई हैं या कतर में हुई हैं, जिनेवा में हुई हैं, जिनेवा में भी हुई हैं। और पाकिस्तान में कोई लंबी चौड़ी मीटिंग्स नहीं हुई, एक ही हुई थी और वो भी छोटी सी थी, उसमें लॉकडाउन हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये दीज मीटिंग्स विल टेक प्लेस आइदर इन कतर, ओमान और इन जिनेवा। ये जो 60 डे वाला चक्कर है, पर आई थिंक अभी ये अनाउंस करेंगे कहाँ बैठ के। वेन्यू बदल भी सकते हैं, 3-4 मुख्तलिफ वेन्यूज ये भी हो सकता है कि पहला राउंड एक जगह पे हो, दूसरा राउंड कहीं और हो, तीसरा, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं चलेगा। 2-3 दिन चलेगा, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, तो ये 60 दिन चलेगा ये। फिर ये भी लिखा हुआ है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 60 डेज को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये भी इस मुआहदे के अंदर, ये जो अब्बास अरागची साहब मेमोरेंडम में ये भी होगा, वो ये भी कह रहे हैं चेंज हो सकता है, ये इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। अच्छा, तो अब मैंने आपसे ये पूछा था कि कितना आपको लगता है कि MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है, तो इसकी पासदारी कैसे मुमकिन है कि आपको लगता है फॉलो करेंगे इसको प्रेसिडेंट ट्रंप एज इट इज़, जैसा लिख दिया जाएगा वैसा ही होगा, या स्पॉयलर्स और भी हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत से मसले हैं, हर रोज़ यही खबरें चलेंगी कि वो एक साइड ये कह रही है, दूसरी साइड ये कह रही है, एक साइड कहती है हम तो ये नहीं मानते, दूसरी जैसे अभी हो रहा है एक MOU के ऊपर इतनी लेन देन हो रही है, महीने लग गए हैं। हाँ, तो आपका ख्याल है ये जो मेजर इश्यूज है इसके ऊपर एकदम कोई फैसला हो जाएगा? और डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश होगी कि ऐसे लगे कि वो जीत रहा है जी, इनकी कोशिश होगी कि ऐसे लगे हम जीत रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये 60 दिन वाली गेम
मुश्किल लगती है। लंबी चलेगी, आप मिड टर्म तक चली जाएगी। आप लंदन में बैठ के ये प्रिडिक्ट कर रहे थे जब आप लंदन में थे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये 60 डेज अच्छी है कि करने की कोशिश करें। 2-3 चीज़ें शायद हो भी जाएं। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो फाइनल फैसले हैं वो हो जाएंगे। न्यूक्लियर के ऊपर मैं समझता हूँ वक्त लगेगा कि भाई वो किस तरीके से वो जो मटेरियल है उसका क्या करना है, किधर जाना है, कैसी इंस्पेक्शंस होंगी, ये होगा, वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर वक्त लगेगा। बाकी और वक्त लगेगा ये पैसे कैसे रिलीज़ ये फंड रिलीज़ करने के हवाले से जो खबर आई सामने कि यूएई की तरफ से कुछ रिलीज़ किए गए हैं फंड्स ईरान को, बट फिर डिनाई कर दिया गया फॉर्मली ऑफिशियली यूएई की जानिब से, इसमें कितनी सदाकत है आपके ख्याल में कि अमेरिका चाहेगा कि इनडायरेक्ट? देखिए ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि अमेरिका ये ना अपनी पब्लिक को दिखाना चाहे कि हमने पैसे दे दिए। क्यों? सारा वक्त डोनाल्ड ट्रंप शोर डालता है कि जब बैरक ओबामा ने इनके साथ डील की थी तो उसने जहाज़ भर के इनको पैसे भेज दिए थे। अभी भी कहता है कि जी पूरा एक सीज से वो 130 जहाज़ जो है वो डॉलर के साथ भर के गया था, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स दिए थे। तो हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम ये बात करें। तो अब वो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो वो यही चाहेगा कि ये ना लगे कि कमज़ोरी के बेसिस के ऊपर ईरान ने ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा लिए। तो मेरा ख्याल है, जो अब ये मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, बट मेरा एनालिसिस है कि वो जो पैसे फंसे हुए हैं ना कतर के पास, वो हो सकता है कि वो पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो जाए, बिकॉज़ वो ईरान के पैसे हैं जो कि उनको मिलने चाहिए थे फ्रॉम रेवेन्यूज़, जो कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। और ये भी बाय द वे हम भूल गए कहना कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसकी भी जो सारी डिस्कशन है वो भी 60 दिन में होगी कि सैंक्शंस किस स्टेज पे कैसे कैसे सैंक्शंस कम होंगे, और वो भी मॉनिटर किया जाएगा कि पहले ये सैंक्शन कम होगा फिर ये। ईरान का तो ये कहना ना कि जो ईरान के तेल है इट शुड बी अलाउड टू फ्लो फ्रीली, मतलब अगले 60 दिन के अंदर ईरान के जो तेल की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आज़ादाना तिजारत की आज़ादी हो। मगर जो ईरान के पैसे फंसे हुए हैं वो एक कतर के पास फंसे हुए हैं, बाकी अमेरिका में फंसे हुए हैं, तो उसकी भी रिलीज़ होनी है। तो ये अब ये जो खबर चली है कि जी यूएई के ज़रिए $3 बिलियन और ये कहा जा रहा है कि यूएई इसलिए ये दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि ईरान हमें अटैक ना करे। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, ये तो कोई नहीं मान सकता कि हम पैसे दे रहे हैं हमें अटैक ना करे, ये कोई मुल्क नहीं ये बात मानेगा, ना ये बात सच होगी। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि कतर और यूएई मिल के कोई फ़ैसला करें कि किस तरीके के साथ ये पैसे रिलीज़ करने हैं। याद रहे कि कोई एक ढीला नहीं रिलीज़ कर सकता अमेरिकन परमिशन के बगैर, क्योंकि अगर वो करेंगे तो अमेरिका को 1 सेकंड के अंदर थ्रू द स्विफ्ट सिस्टम उनके जो सारी मॉनिटरिंग होती है हर ट्रांजैक्शन की उनको पता चल जाएगा। तो ये कोई रास्ता शायद हो सकता है डिप्लोमेसी के लिए ढूंढें कि अमेरिका नहीं दे रहा, ये फ़ैसला किसी और का है, कतर फैसला कर ले और वो दे दे और कतर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आगे डिस्कस होंगी। मगर अभी क्या अभी कोई पैसे दिए यूएई ने, मेरा नहीं ख्याल।